हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तालर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, हमने अब तक लास्ट में पावर का कंसेप्ट देखा था, पावर का ऐसा यूनिट देखा था और पावर के ऐसे बहुत सारे यूनिट्स की भी बात की थी। तो बच्चों, आज हम पावर के कंसेप्ट बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल है जो एक्सरसाइज नंबर 6.21 है और ये न्यूमेरिकल आपको 3 और 4 मार्क्स में आ सकता है। चलो, हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी स्मॉल v perpendicular to circle, what is the mass of air passing through it in time t? B. What is the kinetic energy of air? C. Assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy and that area A is equal to 30 meter square. Velocity of wind passing perpendicular to the circles swept by the wind blades of windmill, that is V is equal to 36 km/h. And the density of air is 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. What is the electrical power produced? हमें लास्ट में क्या फाइंड करना है, कितना इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों, पहले फर्स्ट सेंटेंस पे थोड़ा फोकस कीजिए। द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। मान लो बच्चों, एक विंड मिल है और ये एक विंड मिल है। मान लो ये उसकी फर्स्ट ब्लेड 1 2 3, ये 3 क्या है, विंड मिल की ब्लेड्स है। ओके, अब जब ये विंड मिल क्या करेगी, रोटेट करेगी तो एक सर्कल जैसा बनाएगी। उसकी जो ब्लेड्स है वो क्या करेगी, एक सर्कल जितना बनाएगी। मान लो बच्चों, वो बनने वाला जो सर्कल है दैट मीन्स द एरिया स्वेप्ट बाय द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल इज कंसिडर्ड एज कैपिटल ए। अगर जो ब्लेड्स ने जो एरिया कवर किया, मान लो वो है स्मॉल ए, कैपिटल ए जितना, और उसमें से पास होने वाली उस सर्कल के जो सर्कल बनता है उसके परपेंडिकुलर जो विंड पास होगी, दैट मीन्स जो एयर पास होगी, उसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी है, v जितनी है, ऐसा हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी स्मॉल v perpendicular to the circle, what is the mass of air passing through it in time t? t टाइम में वो बनने वाले सर्कल से कि परपेंडिकुलर v जितनी वेलोसिटी से पास होने वाली जो एयर है, जो पास होने वाला जो विंड है और उसके साथ जो एयर फ्लो हुई, तो उसका कितना मास होगा, उसमें से कितने मास ने पास किया होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो देखो, यहाँ पे मान लो ये कोई एरिया है जो विंड मिल के जो ब्लेड्स है उसने कवर किया है और यहाँ से जो विंड पास होगी वो ऐसे परपेंडिकुलर पास होगी, ओके, v जितनी वेलोसिटी से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सपोज एरिया swept by blades of windmill B कैपिटल A। हमने क्या कंसिडर किया कि भाई जो ब्लेड्स है उसने जो एरिया स्वैप्ट किया उसका जो एरिया है वो कितना है, कैपिटल A जितना है। नाउ द वेलोसिटी ऑफ सेम एज एंड वेलोसिटी ऑफ एयर बाय विंड पासिंग perpendicular to area swept by blades of
ब्लेड्स ऑफ विंड मिल बी स्मॉल वी, और उस एरिया में से v जितनी वेलोसिटी से और वी कैन से परपेंडिकुलरली पास हो रही जो एयर है और जो विंड है उसकी वेलोसिटी को हमने क्या कंसिडर किया, v कंसिडर किया। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो अगर उस एरिया के परपेंडिकुलर पास होने वाली जो एयर है उसने t जितने टाइम इंटरवल में d जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लो बच्चों ये एरिया यहाँ पे ये जो विंड मिल की जो ब्लेड्स है वो यहाँ ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, ओके। तो ए जितना एरिया क्या करेगी, वो स्वैप करेगी। अब होगा क्या, यहाँ से आने वाली जो एयर है वो यहाँ से पास करेगी। मान लो अगर टी टाइम में वो यहाँ से इतना डिस्टेंस आगे बढ़ी, दैट मीन्स यहाँ से वो बनने वाला एरिया में से पास किया और यहाँ से वो टी जितने टाइम इंटरवल में अगर वो डी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो यहाँ से हम वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमें विंड की पास होने वाली जो विंड है, जो एयर है, उसकी वेलोसिटी पता है, टाइम इंटरवल भी पता है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेट द डिस्टेंस traveled by air by wind in time small t is d is equal to velocity into time. According to फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें यहाँ से उस बनने वाले सर्कल में से जो सर्कल स्वैप करेगी ब्लेड्स उसमें से परपेंडिकुलरली पास होने वाली जो एयर है उसकी वेलोसिटी पता है। और अगर हम टी जितने टाइम इंटरवल में की बात करते हैं तो टी जितने टाइम इंटरवल में उस एरिया में से पास होने वाली जो एयर है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा या तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से हमें क्या मिला, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी t जितने टाइम में, वो हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे डेंसिटी पता है, देखो यहाँ पे कहाँ गई, डेंसिटी ऑफ एयर पता है। अगर हम बच्चों वॉल्यूम फाइंड कर लें कि टी जितने टाइम इंटरवल में, टी जितने टाइम में वो बनने वाले सर्कल में से जो एयर पास हुई तो उसका कितना वॉल्यूम पास हुआ टी जितने टाइम में, अगर हम वो फाइंड कर लें तो टी जितने टाइम में कितना मास, विंड का कितना मास, एयर का कितना मास सर्कल में से पास हुआ होगा वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें एरिया पता है। सो यहाँ से हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर passing through area swept by blades in time small t is, चलो वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया इज अ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और ये जो डिस्टेंस है वो भी वन काइंड ऑफ लेंथ है। सो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है 3 डायमेंशन, एरिया क्या होता है 2 डायमेंशन, एंड डिस्टेंस क्या होता है 1 डायमेंशन। सो यहाँ से भी 3 डायमेंशनल, यहाँ से भी 3 डायमेंशनल। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द एयर पास थ्रू द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट, and d is the displacement of the air in small time interval t. So यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू द सर्कल ऑफ और एरिया a इन स्मॉल टाइम इंटरवल t। चलो अब हम फाइंड करते हैं, हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया। सो वॉल्यूम से हमें डेंसिटी पता है। सो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो दैट density is equal to
डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो यहां से हम मास फाइंड करेंगे, मास ऑफ द एयर पास थ्रू द एरिया ए। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। सो मास ऑफ द एयर, सो मास को हम स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। सो स्मॉल m इज इक्वल टू, नाउ द डेंसिटी ऑफ एयर जो हमें गिवन है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द एयर पास थ्रू द एरिया, पास थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर टू इट, सो A इंटू डी। यहां से लिखेंगे हम डेंसिटी को रो लिख सकते हैं A इंटू डी। ओके, चलो अब D की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V इंटू टी। सो यहां से हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू रो एज इट इज, एरिया भी एज इट इज, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग D वी कैन राइट स्मॉल v इंटू टी। ओके, दिस इज अ मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया A। चलो ये हो गया मास की वैल्यू। चलो अब हमें एरिया पता है, हाँ हमें एरिया पता है, हमें V पता है, हमें V भी पता है, डेंसिटी भी पता है, लेकिन T नहीं पता है। अगर हमें T पता चल गया तो हम पास होने वाले मास को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो बच्चों इतना मास क्या करेगा, पास करेगा, इतना मास पास करेगा। ओके, तो हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, सबसे पहले हमने ए की बात कर ली, ए फाइंड कर लिया। चलो अब बी फाइंड करते हैं। बी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। चलो, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, एयर की काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, एंड मास ऑफ द एयर कितनी है, रो इंटू ए इंटू वी इंटू टी। ओके, एंड वी स्क्वायर एज इट इज। सो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो एज इट इज, एरिया भी एज इट इज। नाउ वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, सो वी कैन राइट वेलोसिटी क्यूब इंटू स्मॉल टी। फिर से एक बार, 1/2 रो एज इट इज, एरिया भी एरिया एज इट इज, v इंटू वी स्क्वायर दैट इज v क्यूब, एंड t as it is. This is the kinetic energy of air passing perpendicular to cross section area A. चलो ये B रिजल्ट हमें मिल गया। चलो अब क्या फाइंड करना है, अब C को ध्यान से देखना। Assume that the windmill convert 25% of the wind's energy into electrical energy. So हमें यहाँ पे क्या गिवन है, windmill converts 25% of wind energy into electrical energy। सो यहां से हम लिख सकते हैं therefore electric energy is equal to 25% of wind energy। और इस 25% को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ विंडमिल। विंडमिल की क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी। वो 100% जितना वर्क करती है तो उसमें से वो ओनली 25% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, तो विंड मिल की जो एफिशिएंसी है बच्चों वो कितनी होगी, 25%। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं विंड मिल ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी
उसके ओनली 25% जितनी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड मिल। विंड मिल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ओनली 25% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू 25%। 25% को रिमूव करते हैं, सो वी कैन राइट 25 डिवाइडेड बाई 100। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड मिल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ ऑफ रो ए वी क्यूब इंटू टी। दिस इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू अब बच्चों 25 डिवाइडेड बाई 10 100 क्या होगा? 25 4 जा 100 और ये 1/2 एज इट इज है, सो 1/8 हो जाएगा। देयरफॉर 1/8 25/100, सो 25 4 जा 100, सो यहाँ से 1/4 मिलेगा, यहाँ पे 1/2 एज इट इज है, सो 1/8 हो जाएगा। एंड रो इंटू ए वी क्यूब इंटू स्मॉल टी, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमें क्या मिल गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। चलो बच्चों अब हम फाइंड करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर। सो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करेंगे। सो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, बच्चों हमने जब पावर की डेफिनेशन देखी थी तब हमने बात की थी यूनिट टाइम में पर सेकंड में जितना वर्क होगा या तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। सो पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, और वी कैन से एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। सो पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एनर्जी कितनी है? 1/8 रो इंटू ए इंटू वी क्यूब इंटू स्मॉल टी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी। सो पावर P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू 1/8 रो ए वी क्यूब, यहाँ से टी कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी कैन राइट 1/8 रो ए वी क्यूब। सो इलेक्ट्रिकल पावर P is equal to 1/8 as it is. Now density of air which is 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई एरिया। ये एरिया भी हमें गिवन है SI सिस्टम ऑफ यूनिट में, सो वी कैन राइट 30 मीटर स्क्वायर। नाउ द वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वेलोसिटी हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर में, सो वो ऐसा यूनिट में नहीं है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। सो 36 किलोमीटर को हम मीटर में ट्रांसफर करेंगे, सो वी कैन राइट 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 आवर वी कैन राइट 3600 सेकेंड। यहाँ से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी कैन राइट 10 मीटर पर सेकेंड। सो 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हम v की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, उसका होल क्यूब। सो p इज इक्वल टू, चलो अब हमारा कैलकुलेटर कहाँ पे गया? चलो सो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 8, सो हमें मिला 4.5 मल्टीप्लाई बाई, देखो यहाँ पे 10 पावर 3 एज इट इज है, तो पावर है तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? वाट होगा। सो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 वाट जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर P इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो 10⁻³ that means 1000 and 1000 watt is equal to 1 kilowatt. So instead of writing 4.5 multiplied by 10 power 3 watt, we can write 4.5 किलोवाट। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? 4.5
किलोवाट। सो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस बाय विंड मिल। विंड मिल ने कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया होगा? 4.5 किलोवाट जितना। ओके बच्चों, now we will solve exercise number 6.22. A person trying to lose weight, that is a dieter, lifts a 10 kg mass 1000 times to a height of 0.5 meter each time. Assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated. A. How much work does she do against the gravitational force? And B. The fat supplies 3.8 multiplied by 10 power 7 joule of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. How much fat will the dieter used up? डायटर ने कितना फैट यूज किया होगा इतना वर्क करने के लिए, वो बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो पूरे न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट। एक डाइटर है, एक लेडी है जो डाइटिंग पे है, तो वो क्या करती है, वो 10 kg मास के वेट को 10 kg का अगर कोई डंबल्स जैसा होगा तो 10 kg के डंबल्स को वो क्या करती है 1000 टाइम 0.5 मीटर हाइट पे ले जाती है। ऐसे कैसे करके वो 1000 टाइम्स क्या करती है, उस डंबल को क्या करती है 0.5 मीटर जितना अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम सी लोवर्स द मास इज डिसिपेटेड। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम किसी मास को यहां से इन द अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ले जाएंगे तो हायर पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जब हम वहां से फिर अपने एक्चुअल पोजीशन पे लाएंगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी हायर पॉइंट पे जो स्टोर हुई थी वो लॉस हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि ये जो लेडी है वो 10 kg मास के डंबल्स को 1000 टाइम्स ऊपर ले जाती है, नीचे लाती है, ऊपर ले जाती है, नीचे लाती है। तो जब वो ऊपर ले जाती है तब हायर पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बट वो फिर से अपने एक्चुअल पोजीशन पे लाती है उस डंबल्स को, उस 10 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो फिर से लॉस हो जाती है। ऐसा हमें यहाँ पे एज्यूम करना है। चलो फर्स्ट क्या किया हमने, हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस लेडी ने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क किया होगा वो हमें फाइंड करना है। अब बच्चों देखो, वो मास को इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ले जाती है तो कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो उसने जो कुछ वर्क किया होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज जितना होगा। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, मास m इज इक्वल टू, जिस मास को वो उठाती है तो उस मास का मास क्या है, उसका मास क्या है डंबल्स का 10 kg जितना है। अच्छा चलो देखो, अब देखो हाइट टू वीच सी lifts the mass that is h is equal to 0.5 मीटर। वो जितनी हाइट तक मास को लिफ्ट करती है वो हाइट क्या है 0.5 मीटर जितनी है। चलो नंबर ऑफ टाइम्स to which she lifts the mass, so small n is equal to 1000। वो 1000 टाइम्स क्या करती है, उस मास को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है, उठाती है, लिफ्ट करती है।
चलो ए हमें फाइंड करना है। हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहां से हम लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों देखो, वो वन टाइम एक बार 10 kg मास को 0.5 मीटर जितने अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। बट ऐसा वो 1000 टाइम्स करती है तो 1000 टाइम्स के अकॉर्डिंग उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड दैट इज U, और वी कैन से वर्क डन W इज इक्वल टू N टाइम्स mgh। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? mgh जितनी, वो n टाइम्स ऐसा करती है, सो n टाइम्स mgh जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और वी कैन से वर्क होगा। सो वर्क इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू n की वैल्यू है 10 पावर 3 दैट इज 1000, मास है 10 kg का, मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे बच्चों, क्या कंसीडर करें? 9.8, हमें गिवन नहीं है तो 9.8 कंसीडर करते हैं। चलो, हाइट 0.5, सो यहाँ से हम वर्क निकाले तो वर्क हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको 10 पावर 4 लिख सकते हैं, 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10, सो 10 पावर 4। ओके चलो इसको ऐसा ही रहने दो, 10 पावर 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 98 वी कैन राइट 98 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। ओके 0.5 इक्वल 1/2। यहाँ से ये वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 98 डिवाइडेड बाय 2 तो 49 आएगा। सो वर्क इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। वर्क है तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल, तो इतना जूल वर्क हुआ। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू 49000 जूल, और वी कैन से वर्क इज इक्वल टू 49 किलो जूल। कितना वर्क हुआ बच्चों? 49 किलो जूल जितना वर्क हुआ, बिकॉज 10 पावर 3 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल। सो इतना 49000 दैट इज 49 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, और वी कैन से 49 किलो जूल जितना वर्क हुआ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये हो गया स्मॉल a। चलो अब b की बात करते हैं। अब b में हमें क्या गिवन है? फैट सप्लाइज 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम। अगर बच्चों 1 kg जितना फैट बर्न होता है तो उसके अकॉर्डिंग 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 जितनी एनर्जी क्या होती है बच्चों? सप्लाई होती है, दैट मीन्स जनरेट होती है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर 1 kg जितना फैट, अगर 1 kg जितना फैट बर्न होता है, यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग में हम लिख सकते हैं 10 पावर 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 जूल जितनी एनर्जी मिलती है हमें। तो मान लो बच्चों इतना 1000 टाइम्स करने पे उस लेडी का kg जितना, हमें पता नहीं कितना उसका मास लॉस हुआ, उसने कितना फैट बर्न किया वो हमें नहीं पता है। मान लो बच्चों kg जितना फैट क्या किया? बर्न किया। सो kg फैट से रिलेटेड कितनी एनर्जी मिलेगी हमें? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो इस एनर्जी को हम E लिखेंगे। सो एनर्जी इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय ये वाला m, ये वाला m इंटू m kg। ओके बच्चों, फिर से एक बार m kg, सो m kg
3.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 और जूल डिवाइडेड बाई 1 kg डिवाइडेड बाई 1 kg। तो kg कैंसल आउट हो जाएंगे। सो एनर्जी इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई मास m, इतना जूल एनर्जी क्या होगी, m मास बर्न, m kg फैट बर्न होने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बट हमें यहाँ पे ऐसा गिवन है कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, m मास से रिलेटेड जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका सिर्फ 20% पार्ट ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। सो यहां से हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी को बच्चों हम ई डैश लिख लेते हैं। सो ई डैश इज इक्वल टू 20% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्न ऑफ m kg फैट। सो ई डैश इज इक्वल टू 20% को हम 20 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ई की जगह पे हम लिख सकते हैं 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई m। सो ई डैश इज इक्वल टू, हमें यहाँ से ई डैश मिल जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू ओके 20 डिवाइडेड बाई 100। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/10 तो होगा 1/5। सो 3.8 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई m। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ई डैश की वैल्यू मिलेगी, ई डैश इज इक्वल टू 3.8 डिवाइडेड बाई 5, 3.8 डिवाइडेड बाई 5 0.76 मल्टीप्लाई बाई m और इसका यूनिट होगा जूल। इतनी एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी और वी कैन से कन्वर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, कितना मास बर्न हुआ। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड हाउ मच फैट विल द डायरेटर यूज अप। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जितना वर्क हुआ होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो यहाँ पे m मास के रिगार्डिंग m kg जितना फैट बर्न होता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट उसमें से ही ओनली 20% ही इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। सो आफ्टर कन्वर्ट क्या मिलेगी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी 0.76 मल्टीप्लाई बाय m जूल। अब बच्चों देखो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई और वर्क कितना हुआ, इतना वर्क हुआ। सो वर्क जितना होगा उतनी एनर्जी खर्च होगी। दैट मीन्स कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, हम जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी डिसिपेट होगी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू, यहाँ से हम मैकेनिकल एनर्जी को लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम वर्क, हमारे पास वर्क की वैल्यू है 49000 जूल इज इक्वल टू ई डैश की वैल्यू है जो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुई 0.76 मल्टीप्लाई बाई m जूल। सबसे पहले तो दोनों साइड से जूल जूल कैंसल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 49000 इज इक्वल टू 0.76 मल्टीप्लाई बाई m। सो m इज इक्वल टू 49000 डिवाइडेड बाई 0.76। ओके हम m को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। सो मास m इज इक्वल टू 49000 डिवाइडेड बाई 0.76 तो हमें आंसर मिलेगा 64.47
64.47। kg। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने ये तो लिखा ही नहीं, ये तो हमने मिस कर दिया, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई m जूल। ओके, नहीं तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। सो मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई m जूल। सो जूल जूल कैंसल आउट। सो यहाँ से क्या बचेगा, 0.76 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 रहेगा। चलो, अरे चलो, सो मास m इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.7 के 76 के साथ क्या होगा, 0.76 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई m। ओके, सो m को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो अब देखो 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 डिवाइडेड बाई 0.76 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। तो 10⁻7 ऊपर जाके 10⁻−7 हो जाएगा। सो मास m इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 49 डिवाइडेड बाई 0.76 इज इक्वल टू 64.47। 64.47 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−7 और ये 3 तो 10⁻−4। सो m इज इक्वल टू, चलो अब हमें 10⁻−4 को रिमूव करना है। ये आंसर हमें kg में मिलेगा, ये आंसर हमें किलोग्राम में मिलेगा। चलो अब हमें 10⁻−4 को रिमूव करना है। जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे सो पावर प्लस में इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे 10⁻3, यहाँ पे लाएंगे तो 10⁻−2 हो जाएगा। चलो देखो अब यहाँ पे दैट मीन्स कि हमें 10⁻−4 को रिमूव करना है, तो हमें यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट जितना लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 4 टाइम्स शिफ्ट करते हैं, सो वी कैन राइट 0.006447 kg। इतना मास यूज्ड अप होगा, इतना मास बर्न होगा, यूज होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।